Hello friends, how are you all? I'm William. Today I'm going to discuss a very important previous questions of July 2018 education subject. So in the previous sessions, we have completed 65 questions. And today I'm going to start from the question number 66. So which one of the following is an essential part of the curricular designing process? So आपको बताना है कि इसमें से कौन सा इसेंशियल पार्ट है किस चीज का कुरिकुलर को डिजाइन करने का। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो व्हाट इज द करिकुलम। तो हम जानते हैं जो भी हम स्कूल हमारे जो स्कूल के अंदर जो भी हमारा लर्निंग जर्नी होती है वो सब चीजें करिकुलम के अंदर प्लान की जाती है कि किस तरह से लेसन प्लान्स बनाए जाएंगे, किस तरह से उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा और कैसे इस इवेल्युएशन होगी, दैट मीन्स लर्निंग आउटकम्स देखे जाएंगे। तो ये सारी चीजें हमारे करिकुलम के अंदर प्रेजेंट होती हैं। कौन सी एक्टिविटीज कराई जाएंगी, कौन सी करिकुलर एक्टिविटीज कराई जाएंगी। तो क्वेश्चन इज दैट कि हमें करिकुलर डिजाइनिंग प्रोसेस बताना है कौन सा इनमें से एसेंशियल पार्ट होगा। डेमोग्राफिक फीचर्स कम्युनिटी की, ये हमारे करिकुलर का डिजाइनिंग प्रोसेस का पार्ट होगा। ये डेवलपमेंट इंडेक्स ऑफ द पेरेंट्स, या फिर कंसिडरेशन ऑफ इनपुट्स प्रोसेस एंड द आउटपुट ऑफ इंस्ट्रक्शन, या फिर एफिलिएशन ऑफ द स्कूल टू अ पर्टिकुलर स्कूल बोर्ड। ये एफिलिएशन से तो रिलेटेड वैसे भी नहीं आएगा। और डेवलपमेंट इंडेक्स वो भी पेरेंट्स का लेके इससे आप करिकुलर को कैसे डिजाइन करेंगे। तो ये तो पॉइंट्स आपके अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। फिर आता है डेमोग्राफिक फीचर्स ऑफ द कम्युनिटी। तो एक बार हम देख लेते हैं जो हमारा करिकुलम डिजाइन किया जाए तो उसके अंदर प्रोसेस क्या होता है, क्या इन्वॉल्वमेंट होता है, कि आप क्या प्लान करोगे, क्या एक्टिविटीज हमें प्लान करनी है, रीडिंग कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे, कौन कौन से लेसन आपके आएंगे, कौन से असेसमेंट्स कराए जाएंगे जिससे बच्चा जो है वो अपने गोल्स को अचीव कर पाए। यहाँ तीन कैटेगरीज आती हैं जब हम करिकुलम डिजाइन करते हैं अपने स्कूल के लिए। फॉर एग्जाम्पल क्या क्या आएगा, फर्स्ट आपका सब्जेक्ट सेंटर्ड होता है पहला पार्ट। तो कि आप कौन कौन से चैप्टर्स किस उसमें कराए जाएंगे, कौन कौन से लेसन्स होंगे। लर्नर सेंटर्ड, अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स हमें बहुत सारी चीजें प्लान करनी होती है। फिर लास्ट आता है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग सेंटर्ड, कि जो भी चीज आपको कराई जाए वो एक्टिविटीज के थ्रू कराई जाए ताकि बच्चे इजिली उसे कर पाए। तो 4 इसेंशियल फेजेस होते हैं हमारे करिकुलम को डेवलप करने के। प्लान करना, क्या कंटेंट है, क्या मेथड है, किस मेथड से पढ़ाएंगे बच्चों को, फिर उसको इम्प्लीमेंट कैसे आप करेंगे, एंड देन जब ये तीनों चीजें आपने कवर कर ली तो फिर आप कैसे इवेलुएट करते हैं, क्या आपकी रिपोर्ट्स आती है निकल के। सो therefore it could be said that the curriculum designing जो होता है उसमें क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं। प्लानिंग को हम इनपुट कह सकते हैं, प्लानिंग और कंटेंट को आप इनपुट कह सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन दैट मीन्स प्रोसेस का आप कैसे चीजों को इम्प्लीमेंट कर रहे हो। इवेल्युएशन जो आपका आउटपुट निकल के आता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर आ जाएगा which is the third point, consideration of inputs process and the output of instruction। input वो कि आप कौन सा कंटेंट ले रहे हो, किस तरीके से आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, what is the method you have choose, and process किस तरह से आप अपने lessons को implement कर रहे हैं बच्चों के साथ, and the output क्या result निकल के आए, result oriented। तो इसके हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा नंबर थर्ड। Now the next question is, there is a maximum scope of change in curricular contents by the State Board of School Education। मैक्सिमम स्कोप किसका होता है कि अगर आपको करिकुलर कंटेंट को चेंज करना पड़ जाए बाय द स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, वो किसका होगा। स्टेट बोर्ड की बात की जा रही है, तो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे बात की जा रही है। तो यहाँ आ जाएगा हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल, क्योंकि डेमोन्स्ट्रेशन मॉडल का मतलब बच्चों को दिखा के कोई चीज समझाना। सिस्टम एनालिसिस जो पूरे एक सिस्टम को डिपेंड करता है। ग्रास रूट, हम जानते हैं जो हमारी ग्रास रूट प्लानिंग होती है जनरली उसमें टीचर्स हमारे आते हैं जो कम्युनिटी के अकॉर्डिंग, मतलब सब चीजों के अकॉर्डिंग आपको बच्चों को पढ़ाएंगे, वो सब चीजें करेंगे। तो जब हम बात करते हैं स्टेट बोर्ड की, तो स्टेट बोर्ड में आपका आ जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव मॉडल, विच इज योर आंसर। So in which a curricular model a school teacher enjoys maximum autonomy। ये बात मैंने अभी बताई थी कि वो कौन सा मॉडल होता है करिकुलम का जिसके अंदर स्कूल टीचर के पास एक ऑटोनॉमी होती है, दैट मीन्स एक फ्रीडम होती है डिसीजन लेने की, बच्चों को किस तरह से पढ़ाना चाहते हैं, कैसे आपके क्लास के स्टूडेंट्स आप कैसे चीजों को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। ये आता है हमारा ग्रास रूट मॉडल में। एक बार इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। द करिकुलर मॉडल जो होता है वो एक ब्रॉड टर्म है। इसके अंदर हम दो तरह के मॉडल्स पढ़ते हैं, टू लॉन्ग स्टैंडिंग मॉडल्स हम पढ़ते हैं करिकुलम के, द प्रोसेस मॉडल एंड द प्रोडक्ट मॉडल। प्रोसेस मींस कि जो प्रोसेस आपका चल रहा है, जो आपकी लर्निंग जर्नी चल रही है क्लास में, क्लासरूम में, ठीक है, जो जर्नी आपकी चल रही है, दिस इज कॉल्ड प्रोसेस। एंड व्हाट इज द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब ये समझ में आ गया हमें, रिजल्ट ओरिएंटेड। जो आपने किया उसकी क्या इवेल्युएशन निकल के आई है, क्या रिजल्ट उसका निकल के आया, दैट मीन्स आपने क्लास में 3 महीने एक सेमेस्टर आपने पढ़ाया है बच्चों को स्कूल में कॉलेज में, उसके बाद जो उनका रिजल्ट आएगा उससे पता चल जाएगा कि आपने क्लास में कैसा पढ़ाया, बच्चों को समझ में कैसा आया। सो दिस इज योर प्रोडक्ट। तो
दो मॉडल्स होते हैं जो डेवलप करने में करिकुलम को बहुत हेल्पफुल होते हैं। प्रोडक्ट मॉडल दैट मींस रिजल्ट ओरिएंटेड, जिसके अंदर हम कह सकते हैं ग्रेड्स आर द प्राइम ऑब्जेक्टिव विद द फोकस लाइंग ऑन मोर, मतलब यही कि आपने जो पढ़ाया है उसके क्या रिजल्ट निकल के आए, ये चीज आप प्रोडक्ट मॉडल में देख सकते हैं। प्रोसेस मॉडल के किस तरह से आपने क्लास में पढ़ाया है, क्या लर्निंग जर्नी का, ये ओपन एंडेड, मतलब आपने बिल्कुल ओपन एंडेड हो गया, जिस तरह से हम कह सकते हैं कि फोकस ऑन हाउ लर्निंग डेवलप्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इस पूरे पीरियड में किस तरह से लर्निंग आपने कराई है, किस तरह के ओपन एंडेड क्वेश्चंस आपने कराए ताकि बच्चे अच्छे से कवर कर पा रहे हैं। सो द ग्रास रूट मॉडल जो था वो प्रपोज किया था हमारे हिल्डा टाबा ने, जो बिलीव था जो टीचर्स होते हैं जो करिकुलम को पढ़ाते हैं शुड पार्टिसिपेट इन इट्स डेवलपमेंट। सो जो हमारा टाबास का ग्रास रूट मॉडल होता है, इसके अंदर टीचर्स के पास मैक्सिमम इन्वॉल्वमेंट भी होता है और ऑटोनॉमी भी होती है। ऑटोनॉमी दैट मीन्स फ्रीडम, कि वो बच्चों को किस तरह से पढ़ाना चाह रहे हैं, किस तरह से वो, इसलिए जो टीचर होते हैं वो उसमें सबसे ज्यादा इंजॉय करते हैं क्योंकि उनके पास मैक्सिमम ऑटोनॉमी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ग्रास रूट मॉडल। In which of the following approach to curriculum design constructivist orientation will be manifest? इनमें से कौन सी अप्रोच है करिकुलम डिजाइन की जिसके अंदर कंस्ट्रक्टिव ओरिएंटेशन हो सकती है? कंस्ट्रक्टिव का मतलब कि बच्चा करिकुलम डिजाइन के अंदर जो चीज आप कंस्ट्रक्ट करके सीख सकते हैं, जॉब एनालाइज करना लर्निंग टास्क में, इवेल्युएशन अप्रोच टू करिकुलम डिजाइन, या फिर कंसेप्ट मैपिंग एज अ टूल फॉर करिकुलर चॉइस, या फिर इनपुट प्रोसेस एम्फेसिस ऑन द करिकुलम। इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। कंस्ट्रक्टिव करिकुलम का मतलब क्या होता है? कंस्ट्रक्टिवली ओरिएंटेड करिकुलम प्रेजेंट्स एन इमर्जिंग एजेंडा बेस्ड ऑन, जो हमारा कंस्ट्रक्टिव ओरिएंटेड करिकुलम होता है वो किस चीज के ऊपर बेस्ड होता है कि बच्चा क्या जानता है, बच्चा अब किस तरह से चीजों को सॉल्व कर सकता है, अपने लर्निंग गोल्स को कैसे अचीव कर सकता है। दस एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ कंस्ट्रक्टिविस्ट ओरिएंटेड करिकुलम शुड बी द नेगोशिएशन ऑफ मीनिंग, दैट मीन्स कि बच्चा जो चीजें पढ़े, जो चीजें करे वो समझ के करे। इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट करिकुलम द एजुकेटर मस्ट मेक रूम टू आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस। आपको क्लास में एज अ टीचर ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछने ताकि आप ये जान सके कि बच्चे के पास कितनी नॉलेज है। एंड दिस पुशेस द लर्नर्स टू लुक एट थिंग्स past their factual sense and be able to think critically. That means कि बच्चा जब चीजों को समझेगा, अंडरस्टैंड करेगा प्रॉपरली कंसेप्चुअली, तो उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी, वो क्रिटिकली चीजों को समझ पाएगा। एंड द स्टूडेंट्स आर नॉट ओनली लर्निंग फ्रॉम द एक्टिविटी बट दे आल्सो लर्न हाउ टू लर्न, कि सिर्फ बच्चों को लर्न नहीं कराना है एक्टिविटी के थ्रू, आपको बच्चे को पता होना चाहिए कि अगर हम ये लर्न कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। A concept map of the curriculum to the students can increase their awareness of the importance of prerequisite and taking classes in a specific sequence. जो कंसेप्ट का आप एक मैप बनाते हैं अपनी करिकुलम में स्टूडेंट्स के लिए, वो इस चीज को स्टूडेंट्स के लिए उनको अवेयर करता है कि चीजों को पहले से जाना, प्री लर्निंग, प्री रिक्वेस्ट एंड टेकिंग क्लासेस, दैट मीन्स कि आप क्यों ये क्लासेस लेना चाह रहे हो, ये सब चीजें बच्चे के अंदर अवेयरनेस होना चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि वो क्लास में क्या पढ़ने जा रहा है, उसके पास इतनी प्री नॉलेज होनी चाहिए। And understanding how classes are tied together will motivate students to perform better in the class. And as a teacher, you have to know कि आप कैसे क्लासेस को प्रोग्रेस करेंगे ताकि स्टूडेंट्स का मोटिवेशन भी कायम रहे और वो क्लास को अच्छे से इंजॉय भी कर पाए और आप क्लास को अच्छे से परफॉर्म कर पाए। सो कंसेप्ट मैपिंग जो होता है वो एक एज अ टूल होता है करिकुलर का, जो अप्रोच करता है आपकी करिकुलम डिजाइन में, किस तरह की अप्रोच करते हैं कंस्ट्रक्टिविस्ट ओरिएंटेशन की, कि आप बच्चों के साथ कंस्ट्रक्टिविस्ट बने, बच्चों को एक्टिविटीज कराएं और बच्चों को इन चीजों को लेके अवेयर कराएं कि हम जो एक्टिविटीज उन्हें करा रहे हैं ये इनके लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे उन्हें ये सब कंसेप्ट्स को लर्न करना है। तो कंसेप्ट का मैप जब हम बना के चलते हैं ना, मैप दैट कंसेप्ट मैपिंग को एक आपके फर्स्ट पेपर में भी ये चीज आएगी कि आपने एक चीज बताई, उसके बाद आपने इतनी सारी चीजें बता दी कि बच्चे के माइंड में एक मैप बन गया कंसेप्ट को लेके। कंसेप्ट मैपिंग इस चीज को कहते हैं। सो दिस इज योर आंसर। The concept of formative evaluation implies that, very important question and very interesting question, क्योंकि formative evaluation, summative evaluation, diagnostic evaluation, ये सब चीजें हम टीचिंग में completely पढ़ते हैं। जो concept है हमारा formative evaluation को, वो किस चीज को imply करता है? So first of all, you have to know what is the formative evaluation and what is the summative evaluation. Summative evaluation that means जिसके अंदर हमने sum कर दिया, it's completely sum. Summative evaluation that means कि ओवरऑल जब आप रिजल्ट बच्चे का चेक करें, ओवरऑल असेसमेंट जैसे हम कह सकते हैं। एंड द फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन व्हिच इज ड्यूरिंग द क्लासरूम, जो हम चेक करते हैं, दिस इज कॉल्ड फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। तो द बेंचमार्किंग डाटा शुड बी कंसिडर्ड एसेंशियल। लर्निंग शुड बी असेस्ड एट द टर्मिनल स्टेजेस, दैट मींस कि आप थोड़े थोड़े टाइम के बाद बच्चे को
एक टर्मिनल स्टेज, टर्मिनल होते हैं, टर्मिनल एग्जाम जनरली होते हैं आपके 3 मंथ्स के बाद, 2 मंथ्स के बाद। तो ये हमारा फिर भी सबमिटिव में आता है, इट्स नॉट फॉर्मेटिव। फॉर्मेटिव होता है ड्यूरिंग द क्लासरूम। लर्निंग शुड बी मैनेज्ड एंड मॉनिटर्ड कंटिन्यूअसली। आपकी जो लर्निंग है वो मैनेज की जा रही है और मॉनिटर की जा रही है। दैट मीन्स के क्लास के अंदर आप कैसे चीजों को लर्न कर रहे हैं और कैसे आपने जो लर्न किया है उसे आप कैसे अप्लाई कर पा रहे हैं। हम ये सब चीजें देखें कि आपने जो पढ़ा है उसे आप समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। दैट मीन्स आपका कंटिन्यूअसली असेसमेंट हो रहा है। दिस इज कॉल्ड फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। दिस इज योर करेक्ट पॉइंट। एंड देयर शुड बी एम्फेसिस ऑन ग्रेडेशन ऑफ स्टूडेंट्स। ग्रेड्स की बात जब आती है तो हमारा समेटिव इवैल्यूएशन होता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन पॉइंट नंबर 3। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का लेसन। एंड द नेक्स्ट लेसन में मैं इसके आगे क्वेश्चंस करा के आपका 2018 आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चंस लेंगे। सो थैंक यू फॉर योर अटेंशन। स्टे ब्लेस्ड एंड एंजॉय लर्निंग।